हेलो एवरीवन, दिस इज श्वेता पांडे। वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। स्टूडेंट्स, स्टेप अप एकेडमी पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के सेशन में हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, आइए जल्दी से देख लेते हैं और फिर एक नए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। तो देखते हैं आज का सेशन हमारा कौन सा है और हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस चैप्टर नंबर 2 कंटेम्पररी सेंटर्स ऑफ पावर। टॉपिक हमारा इंट्रोडक्शन है, मतलब आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कंटेम्पररी सेंटर्स ऑफ पावर जो हमारा चैप्टर है, इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, क्यों पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, और उसके बाद हम एक एक टॉपिक को बहुत डिटेल्ड वे में डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं आज के इस सेशन में कि हमें कंटेम्पररी सेंटर्स ऑफ पावर में क्या पढ़ना है। ठीक, तो जैसे कि हमारा चैप्टर नंबर 1 है द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी, और जैसे ही बाइपोलैरिटी का अंत होता है, जो टू सुप्रीम पावर्स एक तरीके से पावर कर रही थी, ये एंड होती हैं, तो फिर यहाँ पर एक बहुत जनरल सी चीज़ समझ आती है, या स्वाभाविक ही था कि एक न्यू सेंटर ऑफ पावर आएंगे। जो स्टेट एक तरीके से अलग हो चुके हैं, रीजन जो अलग हो चुके हैं, वो क्या होंगे, एक न्यू सेंटर्स ऑफ पावर को कहीं ना कहीं तक लेकर आएंगे। तो यहाँ से शुरुआत होती है हमारे नए चैप्टर की, और जैसे ही बाइपोलैरिटी खत्म हुआ, चैप्टर नंबर 1 एंड हुआ, और इसी के साथ चैप्टर नंबर 2 में हम देखेंगे कि न्यू सेंटर्स ऑफ पावर कौन सी आई, जिसे हम कह रहे हैं कंटेम्पररी सेंटर्स ऑफ पावर। मतलब कि अब जिस तरीके से यहाँ पर बाइपोलैरिटी खत्म हो गई है, और हम जानते हैं कि अब जितने भी स्टेट हैं तो कुछ ना कुछ तो वो बनाएंगे ही, कुछ यूनियन बनेंगे, कुछ एसोसिएशन बनेंगे, और इन सभी ऑर्गेनाइजेशंस का या यूनियन का, एसोसिएशंस का क्या वर्क होगा, तो इनका वर्क होगा कि रीजन में हर एक चीज़ का डेवलपमेंट करना, पीस एस्टेब्लिश करना, या एक तरीके से कॉपरेशन करना, कोऑर्डिनेट करना। ठीक, ये चैप्टर जो हमारा है, इसमें ये बताया गया है कि जैसे ही बाइपोलर स्ट्रक्चर खत्म होता है वर्ल्ड में, कब 1990s में, तो एक चीज तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाती है, और वो ये कि अल्टरनेटिव सेंटर्स बनेंगे, और जिसमें पॉलिटिकल और इकोनॉमिक पावर होंगी। और ये पॉलिटिकल और इकोनॉमिक पावर क्या करेंगी, ये कहीं ना कहीं तक अमेरिका की डोमिनेंसी को कम करेंगी। ठीक है, मतलब कि एक तरफ कुछ और सेंटर्स हैं या रीजन है, और एक तरफ कौन है, अमेरिका है। तो अमेरिका कहीं ना कहीं तक हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से अमेरिका डोमिनेंट हो रहा था, हर एक चीज में पावर अमेरिका की ही दिख रही थी। तो इसे लिमिट करने के लिए कैसे इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली लिमिट करने के लिए क्या किया गया, न्यू सेंटर्स ऑफ पावर आए। ठीक, क्लियर हुआ। यही इस चैप्टर में हमें पढ़ना है कि अमेरिका की डोमिनेंसी कैसे कम हुई, और किस तरीके से यूरोपियन यूनियन, आसियान, या एक तरीके से चाइना की पावर, ये सब बहुत अच्छे से इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली स्ट्रांग होते हैं और डोमिनेंसी को कम करते हैं। ठीक है, और इन्हीं सारी चीज़ों के लिए अगर हम देखें यूरोप में, तो क्या बनाया गया, यूरोप में बनाया गया ईयू मतलब यूरोपियन यूनियन। और एशिया की अगर हम बात करें, तो एशिया में बनाया गया आसियान। आसियान मतलब क्या, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। मतलब कि ये एक एसोसिएशन बनाया गया जिसमें मेंबर कंट्री कौन सी होंगी, साउथ ईस्ट नेशन जितने भी हैं वो यहाँ पर रहेंगे, और क्या वर्क करेंगे, इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली स्ट्रांग होंगे। ठीक, तो ये दो नए सेंटर ऑफ पावर इमर्ज होते हैं, एक हमारा ईयू और दूसरा आसियान। ये कहीं ना कहीं तक एक ऐसी फोर्सेस होती हैं जो बहुत अच्छे से वर्क करती हैं। तो इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे इन्होंने कैसे वर्क किया, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, सोशली कैसे डेवलपमेंट किया, और किस तरीके से आज की डेट में हर एक कंट्री ये कह सकती है कि हम कहीं ना कहीं तक बहुत अच्छे से डेवलपिंग स्टेज में है या डेवलप्ड हो चुके हैं। ठीक, जैसे ही हम रीजनल सॉल्यूशंस की बात करते हैं, ठीक है, एक पर्टिकुलर ऐसे समझ लो जैसे ये वर्ल्ड है, पूरा ये वर्ल्ड मैप है, और इसमें एक पर्टिकुलर रीजन है, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स होंगी और उनका सॉल्यूशंस करेंगे। ठीक,
तो ये बताया गया जब रीजनल सॉल्यूशंस निकाल रहे थे, और रीजनल सॉल्यूशन कैसे, तो हिस्ट्री में कुछ ना कुछ चेन ऑफ इवेंट्स हुए होंगे और उसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी होंगी, और उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का तरीका हम देख रहे थे और वीकनेसेस कम कर रहे थे। इन सभी चीज़ों के टाइम पर डेवलप्ड होते हैं EU और आसियान, ठीक है, और ये अल्टरनेटिव इंस्टीट्यूशंस की तरह डेवलप्ड होते हैं और इनके काफ़ी सारे कन्वेंशंस होते हैं, और यहाँ से ये दो चीज़ों पर वर्क करते हैं, और वो है पीसफुल और कोऑपरेटिव रीजनल ऑर्डर। और यहाँ से एक चीज़ और निकल के आती है, और वो ये कि ये कंट्री को ट्रांसफॉर्म करते हैं एक प्रॉस्पेरस इकोनॉमी में, और हर एक कंट्री को ट्रांसफर करते करते ये पूरे रीजन को प्रॉस्पेरस बना देते हैं। अब थोड़े से आसान शब्दों में समझ लीजिए। यहाँ पर ये बताया गया है कि जब देखा गया कि कुछ रीजन्स में हिस्टोरिकली अगर इतिहास में जाएं तो वहाँ पर युद्ध हुए होंगे, कुछ कन्फ्लिक्ट्स हुए होंगे, और इस वजह से इकोनॉमी बहुत स्लो डाउन हो गई या नीचे चली गई, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, सोशली, ये पूरा रीजन कहीं ना कहीं तक क्या हुआ, वीक हो गया। तो अब जब बाइपोलर स्ट्रक्चर ख़त्म हो चुका था, अब ये कह रहे थे कि ये जो रीजन है यहाँ पे जो प्रॉब्लम्स हैं उन्हें हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करते करते दो ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिले, मतलब जो एक तरीके से उभर कर आए या बने, तो एक यूरोप में यूरोपियन यूनियन और एशिया में आसियान, ठीक। इन्होंने फोकस किया कि हम एक एक कंट्री की इकोनॉमी को प्रॉस्पेरस करेंगे जो हमारे आसपास के रीजन है, और इसी के साथ साथ हमारा पूरा रीजन क्या हो जाएगा, प्रॉस्पेरस हो जाएगा। क्या होता है हम भी जानते हैं, हम धीरे धीरे करके अगर आसपास की चीज़ों को बहुत अच्छा करते हैं तो क्या हो जाता है, प्रॉस्पेरिटी अपने आप आ जाती है। तो यही कुछ काम था इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन का जो हम इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं। और इसी के साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जिस तरीके से इकोनॉमिक राइज हुआ चाइना का, यहाँ से वर्ल्ड पॉलिटिक्स में एक ड्रामेटिक इम्पैक्ट आ गया, क्योंकि अभी तक तो सिर्फ हम अमेरिका की डोमिनेंसी देख रहे थे हर एक चीज़ में, इकोनॉमिकली, सोशली, पॉलिटिकली, टेक्नोलॉजिकली, हर एक चीज़ में अमेरिका बहुत अच्छा था। बट एकदम से जो चाइना उभर कर आया, चाइना का ट्रेड अगर हम देखें, जिस तरीके से राइज हुआ इकोनॉमी का चाइना की, ये पूरे वर्ल्ड पर इम्पैक्ट डालता है, वर्ल्ड इम्पैक्ट रहता है। तो हम ये देखेंगे कि चाइना ने ऐसा कौन सा मॉडल फॉलो किया जिस वजह से चाइना का इकोनॉमिक राइज इतना अच्छा हो गया, ठीक। ये भी हमें इस चैप्टर में डिस्कस करना है। आगे बढ़ते हैं। इस चैप्टर में हम कुछ अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर और देखेंगे, जैसे EU और आसियान तो हम देख ही रहे हैं, इसी के साथ साथ कुछ और ऑर्गेनाइजेशंस देखेंगे, और फिर देखेंगे कि किस तरीके से ये आज की डेट में वर्क कर रहे हैं और इनका फ्यूचर में रोल कैसा होगा, ठीक है। इन दिस चैप्टर वी टेक अ लुक एट सम ऑफ दीज इमर्जिंग अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर एंड असेस देयर पॉसिबल रोल इन द फ्यूचर, ठीक। तो मेनली हमें इन ऑर्गेनाइजेशंस पर फोकस करना है और एक हमें चाइना पर फोकस करना है इस चैप्टर में, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है उसमें और ऑर्गेनाइजेशंस हैं हमारे, तो वो हम उसमें डिस्कस करेंगे। अभी इस चैप्टर में हम सिर्फ कंटेम्प्रेरी सेंटर्स ऑफ पावर डिस्कस करेंगे, जिसमें हम देखेंगे यूरोपियन यूनियन, आसियान दैट इज एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, और एक हम देखेंगे चाइना को एज एन इमर्जिंग पावर, ठीक। अब हमें चैप्टर में स्टार्टिंग में दो इमेज दी गई हैं, ठीक। कुछ इस तरीके से ये दोनों इमेज दी गई हैं और इसके बारे में दिया गया है, ये दोनों ही इमेजेस किस चीज़ को दिखा रही हैं, हिस्ट्री ऑफ चाइना को। मतलब अगर हम इन दोनों इमेजेस को देखें, आप भी देख सकते हैं अपने बुक में या फिर यहाँ पर, तो मैंने आपको ये इमेजेस बता ही दी हैं। ये दोनों ही इमेजेस चाइना की हिस्ट्री के बारे में बता रही हैं, ठीक है। यहाँ पर ये जो इमेज है, यहाँ पर ये जो रेड कलर का पोस्टर है, इस पे लिखा हुआ है द सोशलिस्ट रोड इज द ब्रॉडेस्ट ऑफ ऑल, ठीक। तो ये बताया गया है कि जो सोशलिस्ट रोड है वो ब्रॉडेस्ट है, ठीक है। और ये ऐसे पोस्टर से क्या रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं, तो ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि जो एक आइडियोलॉजी जो चाइना को गाइड करती है रिवॉल्यूशन के बाद, और उसके बाद चाइना का इकोनॉमिक राइज होता है। तो क्या है, द सोशलिस्ट रोड इज द ब्रॉडेस्ट ऑफ ऑल, ये एक आइडियोलॉजी रिप्रेजेंट कर रहा है ये पोस्टर, जिसने चाइना को गाइड किया था रिवॉल्यूशन के बाद, ठीक। फर्स्ट इमेज क्लियर हुई। अब सेकंड इमेज पर आते हैं। तो सेकंड इमेज में हमें बताया गया है द फोटोग्राफ बिलो इज दैट ऑफ द सिटी ऑफ शंघाई, द सिंबल ऑफ चाइनाज न्यू इकोनॉमिक पावर। तो हम देख पा रहे हैं ये है चाइना की न्यू इकोनॉमिक पावर।
तो ये दोनों चीज़ों से हमें स्टार्टिंग की गई है चैप्टर में। एक इंट्रोडक्शन बताया है कि हम बताएंगे ईयू और आसियान ने कैसे वर्क किया, फ्यूचर में इनका रोल कैसा रहेगा, और चाइना को ऐसी कौन सी चीज़ ने गाइड किया, जैसे कि हम देख रहे हैं और इस रेड पोस्टर को, और यहाँ से हम चाइना के बारे में भी पढ़ेंगे। तो आई होप आपको ये तो क्लियर हो गया होगा कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है और क्यों पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगी, इन टॉपिक्स को पढ़ते हुए आपके लिए मैं राइटिंग प्रैक्टिस भी लेकर आऊँगी। आपको मैं हर एक टॉपिक में बताऊँगी कि कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और हमें कैसे आंसर लिखना है। सो आई होप आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। मैंने आपको समझाया, जो चैप्टर का इंट्रोडक्शन वो भी समझ आ गया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फर्स्ट टॉपिक के साथ इस चैप्टर के। और अगर आज का सेशन आपको अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल स्टेप अप एकेडमी को प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू एंड धन्यवाद।